नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज दर्शकों से मैं ये शेयर करना चाहती हूं कि मेरे पास कई लोगों ने मेल किया, कई लोगों ने लिखे कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? इतने सारे इश्यूज हो गए, बिहार का चुनाव निकल गया, एप्स्टीन फाइल्स में कितने लोगों का नाम आ गया, लेकिन डॉक्टर स्वामी बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो आज मैं दर्शकों से ये शेयर करना चाहूंगी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की तबीयत ठीक नहीं थी। ही हैड अंडरगॉन अ बाईपास सर्जरी और अब ही इज फिट एंड फाइन। आज वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे दर्शकों की तरफ से मैं ये पूछना चाह रही हूँ दैट हाउ आर यू फीलिंग नाउ? यू फीलिंग ओके? यू फिट एंड फाइन? पीपल वर वेटिंग टू लिसन टू यू। जी बोलिए। इफ आई वॉज नॉट फाइन और अच्छी अच्छी तरह से मेरे स्वास्थ्य नहीं होता तो डॉक्टर्स तो आने ही नहीं देते मुझे। सब यानी 5-6 डॉक्टर्स ने मेरा भला किया और मुझे पूरा आई थिंक कल मैं पार्लियामेंट में था, वहाँ एक भविष्य के एक इम्पोर्टेंट पर्सन का यानी हम याद करने के लिए बैठे थे। तो वहाँ गया तो किसी ने ये नहीं देखा कि ये इतना ही पूछा इतना दिन क्यों नहीं आए। तो मैं आज यही कहूँगा कि मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूँ और मैं डॉक्टर के अनुसार अभी भी जो वो कहते हैं ये मत करो, वो करो, ये करो, उसको भी मैं ख्याल करता हूँ। तो आज मैंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ इंटरव्यू तो हो सकता है, तो इसीलिए मैं आ गया। Yes, so finally नीलू व्यास will do your interview और दर्शकों की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगी और अपनी भी फीलिंग्स व्यक्त करना चाहूंगी कि हमेशा डॉक्टर स्वामी को लोग सुनना चाहते हैं और बहुत सारे मुझे मेल्स और मैसेजेस आए थे। तो अब मैं शुरुआत करूंगी आज के इंटरव्यू का और भगवान करे आप इसी तरह से स्वस्थ रहें और इसी तरह से खूब बोलते भी रहें, यही लोग सुनना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल है डॉक्टर स्वामी की सबसे बड़ा जो इस समय जो चर्चा का एक विषय बना हुआ है वो है एप्स्टीन फाइल्स। मैं उसी से शुरुआत करूंगी और आपका एक ट्वीट मैंने देखा था। अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स का मतलब है कि जेफरी एप्स्टीन जो सेक्स ट्रैफिकर है और पीडोफाइल जो बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क बना रहा था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम आया, उसमें हरदीप पुरी का नाम आया, उसके बाद अब सचिन तेंदुलकर का भी नाम आ रहा है। हालांकि वो क्लाइंट लिस्ट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबने कुछ गलत काम किया होगा, लेकिन क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में हमारे प्रधानमंत्री का नाम है, तो एप्स्टीन फाइल्स में आपने ट्वीट किया और आपने लिखा कि अब जो समय की जरूरत है वो ये है कि जितने सीनियर बीजेपी के लीडर्स हैं, जो 4 बार से ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज हैं, उनको बुलाकर इस पर बैठक की जाए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी इसमें तस्वीरें अभी आए तो इससे इंडियन पॉलिटिशियंस की छवि खराब होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपका क्या मानना है कि कैसे ये हो गया? मुझे याद है आपका एक इंटरव्यू जो आपने मेरे साथ पिछले साल किया था। आपने कहा कि मोदी जी की एक बहुत कमजोर नब्ज डोनाल्ड ट्रंप के पास है। तो क्या वो कमजोर नब्ज अब ये एप्स्टीन फाइल्स में है क्या? जी। ये एफसी जो जो फाइल्स हैं उसमें इतना ही है कि लोग जो नेता थे, लोग थे, उनको महिलाओं से रिश्ता रखने में शौक थे। तो उनकी खुलासा हो रही है, क्योंकि वहाँ अमेरिका का जो पार्लियामेंट है, जिसको स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं, वो उसमें ये मामला एक दस्तावेज में आ गया है। वो दस्तावेज अभी खुलने वाला है। खुलेगा तो सारे नाम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे और उसमें सिर्फ राजनेता नहीं, परंतु जो सरकार में हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इन लोगों का भी नाम आने वाला है। कई पत्रकारों का भी नाम है। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे देश में खटाई पैदा होगी और ज़रूर कई लोग कहेंगे कि ये सब झूठा है, ये अमेरिकन यानी उनका शरारत है, ये सारी बातें कहेंगे। तो परंतु हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इन बातों में ये सवाल उठना चाहिए
प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में क्या करते थे मैं नहीं जानता, पर हिंदुस्तान में तो उनको इस प्रकार की शौकीन थे। वो कई जगहों में इसका यानी उन्होंने लोगों से रिश्ता रखी। ये सारी बातें तो हम सबको पता है पहले से। तो लेकिन आपकी ये पर्सनल लाइफ का हिस्सा हो जाता है कि भाई कोई अपने निजी जीवन में कौन क्या कर रहा है, किस महिला से मिल रहा है, ये उनका पर्सनल मामला है। लेकिन अब अभी तक उसमें कोई नहीं जाता था, लेकिन क्योंकि अब एप्स्टीन फाइल्स में नाम आ गया है, एक सोशल मीडिया पर विषय बन गया है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी या मोदी जी कभी इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण देंगे, या फिर एप्स्टीन फाइल्स भी पूरा दब जाएगा जैसे हर मामला मोदी जी दबा देते हैं? हमारे संस्कार में जो पद में हैं उनको इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। ये मोरारजी देसाई एक थे जिसके बारे लोग पत्रकार ये सब उनको खींचते थे, पर जनरली पब्लिक में वो समझते हैं कि एक व्यक्ति हमारे नेता बनते हैं तो उनका यानी एक स्पष्टता होनी चाहिए, एक साफ होना चाहिए, ये है। और यदि ये लगता है कि वो इसके भी साथ थे, उधर भी थे, यहाँ भी थे, तो उससे हमारी देश की जो प्रतिमा है वो खटती है। लेकिन आपको लगता है कि आप जैसे कह रहे हैं कि सारे नेताओं का कुछ अधिकारी हैं, कुछ पत्रकार हैं जिनका नाम है और वो महिलाओं के साथ मिले हुए थे, तो क्या हम ये मानकर चले कि विदेशों में जब मोदी जी जाते थे तो फिर कुछ इस तरीके की भी हरकत होती थी जहां वो महिलाओं के साथ तथाकथित रूप से, मैं अलेजिडली यूज करूंगी ये शब्द, कोट कर रही हूँ कि तथाकथित प्योरली बाय गोइंग प्योरली बाय व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ एप्स्टीन फाइल्स, और जिस तरीके से उसको कहा जा रहा है कि भाई एप्स्टीन फाइल्स में जिसका डोनाल्ड ट्रंप का खुद का नाम था, अब डोनाल्ड ट्रंप को तो इम्यूनिटी मिली हुई है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स का इस्तेमाल सारे देशों को ब्लैकमेल करने के लिए करेंगे, और उनको एक मसाला मिल गया है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी का नाम आना अपने आप में कितनी बड़ी बात है? तो है ही, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे देश के नेता बने तो उनको एक यानी शुद्ध जीवन होना चाहिए, जिससे कोई विदेश में कोई यानी या ट्रंप जैसे खुलेआम बोलता है और कोई और कुछ नहीं कर सकते वहाँ, और उनके भी वैसे अमेरिका की जो संस्कार है उसमें ढील बहुत होता है। तो हमारे देश में ये जरूर एक शिष्टाचार का मामला माना जाता है, और इससे कुछ आधार होगी, अभी तो कोई मैंने तो आधार देखा नहीं, कोई आधार होगी मोदी के बारे, तो फिर मोदी का जो प्रतिमा है वो बहुत बुरी तरह एक गिरावट आएगी उसमें। नहीं, लेकिन मोदी जी की जो छवि है और जो प्रोजेक्ट की जाती है वो तो एक बहुत संस्कारी नेता के रूप में जो पूजा पाठ करते हैं। अभी देखिए ध्वजारोहण जब राम मंदिर का हुआ तो किस तरह से उन्होंने हाथ जोड़कर ध्वज को प्रणाम किया, और कितनी लंबी लंबी वो कहाँ से कहाँ वो ट्रैवल करते हैं दर्शन करने के लिए, तो वो तो एक संस्कारी नेता की उनकी छवि है सर। वो अभी नेचुरली वो सारी चीज प्रचार हो जाता है, उसको प्रचार करने में भी हमारी पार्टी के लोग इच्छुक हैं, परंतु इन बातों में जो है जिससे प्रतिमा कटती है वो छिपाने के लिए एक हो जाती है, और छिपाने के बाद फिर बाहर मामला लिखती है तो फिर लगता है कि जिसमान ने धोखा दिया हमें। तो वो जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से मोदी के लिए यानी ये सब झूठा है तो मामला खत्म, परंतु इसमें कुछ आधार आ जाए तो मैं समझता हूँ कि उनको फिर रहना प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल होगा। आपकी क्या किसी बीजेपी नेता से बात हुई? आपने कहा कि इस समय किसी कोई ना कोई एक मीटिंग बुलानी चाहिए क्योंकि सबकी फोटोग्राफ्स आ सकती हैं, तो क्या बीजेपी में इसको लेकर हड़कंप नहीं है उन अधिकारियों में या जो लोग वहां बाहर गए
और जिन्होंने कुछ संबंध बनाए, और क्योंकि अब वो फाइल्स में नाम आ गया है, तो कितनी बड़ी चिंता का विषय है ये, और क्या बीजेपी में इसको नहीं नहीं, लेकर मैं उन पांच छह लोगों को नहीं छोड़ने चाहता हूँ जिन्होंने कुछ किया है गलत। मैं चाहता हूँ हमारे पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो शुद्ध हैं, और उन लोगों को इकट्ठा करनी चाहिए, वरिष्ठ भी हैं, और आरएसएस में भी ऐसे लोग हैं। इन लोगों को बैठक करनी चाहिए कि हमारी इतनी मेहनत करके इतनी बार चुनाव जीतने के बाद ये सारी चीज़ ऐसे ही गिर जाए, तो मैं समझता हूँ कि इतनी ये देश के लिए बड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा है। जो राहुल गांधी के बारे में मैंने जो खुलासा किया था, तो लोग मुझे में भी पूछेंगे कि उस समय वहाँ को आपने खुलासा किया, यहाँ क्यों नहीं करते हो। तो एक तरफा मत करिए, ये सारी चीज़ें आएंगी तो दिक्कत तो पैदा होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ कहा कि निकलेगा। कुछ शुद्ध लीडर्स हैं, आपने कहा कि एक शुद्ध लीडर्स हैं, उनको बैठकर विचार करना चाहिए कि या नाम आया या नहीं आया। तो आपको क्या आपके सूत्र बता रहे हैं, क्या मोदी जी अशुद्ध हैं, और क्या उनके जिस तरीके से संबंधों की खबर है आपके पास? किसी के नाम कहीं झूठे तरीके से या अनाप शनाप तरीके से ये कहीं छप गई है, तो फिर उनको हम मीटिंग में नहीं बुला सकते, क्योंकि फिर उनकी सफाई की सवाल हो जाती है। तो उन लोगों को होनी चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध रहे हैं, और हमारे पार्टी में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत शुद्ध रहे हैं, परिवार में रहते हैं, अच्छा परिवार है। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके पांच लोगों को बैठाना चाहिए, और इस मामले को विश्लेषण करना चाहिए कि कहाँ गलत हुआ, क्या नहीं हुआ। आपकी बात सुनकर लग रहा है कि आपको शायद कुछ चीजें पता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा इस समय बोलना शायद नहीं चाहते, डॉक्टर स्वामी। देखिए, ये ऐसा मामला है कि मैं जानूंगा भी, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आखिर में किसी की जो करियर खत्म हो जाएगी उसको मैं बोलूंगा। हाँ, कोई व्यक्ति है जो मेरे पार्टी में नहीं है, दूसरे पार्टी में है, उनका तो मैं धज्जी उड़ा सकता हूँ, परंतु हमारे वो कार्यकर्ता इतने मेहनत करते हैं, इतने देश भर में आज हम उभर के आए हैं, और कई ऐसे हैं जैसे आरएसएस में लोगों ने सारा जीवन जो विवाह का है वो इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो ऐसे हो ये सारी खत्म हो जाए या उसमें कुछ मिट्टी लग जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी सारी लोगों के लिए बहुत बड़ा यानी एक दुख की बात होगी। तो इसीलिए करना तो बहुत केयरफुली करना चाहिए, अच्छे लोगों को इकट्ठा करके एनालिसिस करनी चाहिए कितना हुआ है, और उन लोगों को निकालने के लिए कोई हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि भाई तुमने ये कर दिया, अब ये बाहर निकल गया और ये हमारी पार्टी के लिए समस्या होगी, और इसीलिए आपको त्याग पत्र देकर चले जाना चाहिए। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई बात, अगर वर्ड यूज कर रही हूँ, अगर ऐसी कोई बात मोदी जी या किसी और के बीजेपी के नेता के, जैसे हरदीप पुरी का भी इसमें नाम आ रहा है, तो अगर क्या अब लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई उनको रिजाइन कर देना चाहिए था, उनका नाम आया है, वो क्यों कहे। और कोई हमेशा जरूरी नहीं है ना कि कोई और प्रोजेक्ट की वजह से मिल सकते हैं, क्योंकि ये तो अनिल अंबानी का जैसे नाम आया कि अनिल अंबानी किसी डील की बात कर रहे थे जेफरी एप्स्टीन से, तो हमेशा हम उस गलत एंगल पे ही क्यों सोचे। हो सकता है कि जैसे स्टीव बैनन का नाम आ रहा है, कि जो स्टीव बैनन है जो चीफ स्ट्रैटेजिस्ट थे, उन्होंने मुलाकात की मोदी से और उन्होंने जेफरी एप्स्टीन का इस्तेमाल किया। तो ये भी तो हो सकता है कि लोग मोदी जी से मिलने के लिए, क्योंकि 2019 की बात बताई जा रही है कि मोदी बिल्कुल अपने पॉपुलैरिटी की चरम सीमा पर थे उस समय, बड़ा उनको मैंडेट मिला था, और उसके बाद स्टीव बैनन उनसे मिलना चाह रहे थे, तो जेफरी एप्स्टीन की उन्होंने मदद ली। तो हम इस निष्कर्ष में कैसे पहुंचे कि नहीं मोदी जी ने कुछ गलत काम किया होगा? नहीं, हमने कभी निष्कर्ष में नहीं पहुंचे। मैं तो कह रहा हूँ ना, 5 लोगों को इकट्ठा करो और वो बैठ करके देखेंगे कि मटेरियल क्या है, और फिर एक शिष्टाचार के साथ जिनको उतारना है उतार देना चाहिए। बिल्कुल।
ठीक है, अब मैं अपना टॉपिक चेंज कर रही हूँ, एप्स्टीन फाइल से अब आगे बढ़ती हूँ। और आज ही की जो खबर है, अभी कुछ ही देर पहले की ये खबर आई है कि IMF गिव्स इंडिया अ सी ऑन इट्स GDP एंड द नेशनल अकाउंट्स डेटा, द सेकंड लोएस्ट ग्रेड। अब ये बताइए सर कि इंडिया की रेपुटेशन क्या बिल्कुल स्टेक पर नहीं आ गई है? क्योंकि सी सेकंड लोएस्ट ग्रेड IMF की रेटिंग में माना जाता है, और नेशनल अकाउंट्स जो इंडिया का है और इन्फ्लेशन डेटा है, उसके जो उसकी असलियत कभी हमें पता ही नहीं चल पाती। अब IMF ने अगर उसको सी दिया है ऑन इट्स GDP, basically the story is that IMF has noted that India's national accounts and inflation data do not adequately capture the key aspects such as the informal sector and the people's spending patterns। तो हमारे ऊपर ये कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप तो एक इकोनॉमिस्ट खुद रहे हैं सर, आपके नजरिए से ये खबर कितनी बड़ी है और कितना बड़ा सवाल और निशान खड़ा करती है मोदी सरकार के ऊपर? मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है, और मेरी आर्टिकल्स हैं अखबारों में, देखोगे हिंदू न्यूज़पेपर ऐसे, और जो उत्तर भारत में जो पेपर्स हैं उसमें हमारे आर्टिकल्स बहुत पहले से आए हैं कि ये सारे जो ये आखिर में इसे ये दिखे GDP कहते हैं, उस GDP में कौन सा किस लेवल पर उसको आलू और कोई और को जोड़ना है, तो फिर हम उसकी दाम को देखकर हम उसको जोड़ते हैं। तो वो एक बहुत अहम बात है। उसकी तैयारी में झूठ भी आ सकती है और उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। मैंने निकाला है, शुरू में मैंने बहुत किया, वो 2016-17 आप देखोगे तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से मिलकर बताया कि ये जो हो रहा है, जो जेटली कर रहे हैं, ये सारा उल्टा सुल्टा है और ये सब बाहर आ जाएगी। बट ये पब्लिक में तो सब जय जयकार हो रही थी, हमारे कार्यकर्ता सब खुश थे और कहते कि स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं दिया, तो इसीलिए वो ये सारी बातें गए। तो मैं चुप हो गया, मुझे क्यों करना है। तो मैं आज कहता हूँ कि आज की हमारी जो डेटा सिस्टम है उसमें बिल्कुल यानी उसमें बहुत बड़ी प्रयास करनी चाहिए उसको शुद्ध करने के लिए। उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी को बैठाना चाहिए। नहीं, लेकिन ये डेटा क्यों नहीं मोदी जी कैप्चर कर पा रहे हैं, या निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या उनको ज्ञान नहीं है, या फिर क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप अपने इनफॉर्मल सेक्टर को और लोगों के स्पेंडिंग पैटर्न को आप नहीं कैप्चर कर पा रहे? ये कितनी बड़ी बात है। ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है जो कराया जा सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझकर नहीं कराया गया। मैं तो कहता हूँ कि निर्मला सीतारमण के काल में तो जानबूझकर हुआ। अभी तो जो भी आए हैं, या वो है कि नहीं है मैं नहीं जानता, बट मैं तो उस समय बोल रहा था और मेरे ऊपर टूट पड़े ये कि हमारी पार्टी का ही बुराई कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें सुनना नहीं है तो पब्लिक को सुनाने के लिए कोई मेरा कोई औचित्य नहीं है, या मेरा कोई इसमें आधार नहीं है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा और इसीलिए मैंने छोड़ दिया। वैसे ही चाइना का जो जमीन उन्होंने हड़प कर ली, आज तक मोदी ने उसको पब्लिकली बताया नहीं कि कितना उन्होंने हमारे देश में जो जिस पर कोई सवाल ही नहीं था कि वो ये चाइना का है, ये हमारे वहाँ उन्होंने घुस करके किया। मैंने बहुत कहा था 2020 में 2020 में, तो कोई नहीं मैं सुना, तो मैंने छोड़ दिया। तो कोई अखबार वाले भी बहुत जय जयकार कर रहे थे उस समय और कहा कि मेरा फ्रस्ट्रेशन है ये तो मैं कहा ठीक है, तुम जो अपना नाश करने चाहते हो करते रहो। नहीं, लेकिन मुझे सवाल ये एक चीज जो समझ में नहीं आती मोदी सरकार की, कि उनको कमियां पता है, कमियां कहां पर हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे और भी फ्रंट्स हो, लेकिन करेक्टिव मेजर्स अगर
बताने वाले लोग हैं, जैसे आप थे, आप खुद बीजेपी में हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के अंदर रह के आप बीजेपी को कितनी अच्छी चीजें बता सकते हैं, लेकिन ना निर्मला सीतारमण आपकी बात सुनती हैं, ना मोदी जी आपकी बात सुनते हैं, और फिर इसी तरीके का डेटा और हमारी ग्रेडिंग होती है जो सेकंड लोएस्ट ग्रेड आईएमएफ ने दे दिया। आज क्या कहेंगे, आज तो भारत की ही, इससे भारत का ही नाम खराब हो रहा है ना। और मोदी जी अपने हर रैली में और ये कहते रहेंगे, देखिए हम कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गए, जीडीपी के हिसाब से देखिए कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या कहेंगे सर उस पर? अब तो सुनने के लिए तैयार है, तो मैं क्या करूं? वो तो चाहते ही नहीं थे पहले शुरू में, जब तक सरकार नहीं बनी जब तक तो हमारी बहुत मांग थी, क्योंकि मैं उस समय कांग्रेस की धज्जी उड़ा रहा था। इतने बड़े सारा केस डालकर पार्लियामेंट में गए के यानी कोर्ट में जाकर के उनको सजा देने के लिए मैंने कहा, और उनको यानी जमानत देना पड़ा। ये सारी चीज़ें हुई, परंतु जब मैं अपनी बारी आई तो वहाँ बोलना ही गलत हो गया था। कुछ नहीं कहना, हाँ तुम्हें मिनिस्टर नहीं बनाया इसीलिए गुस्सा में है। फिर मुझे क्या, मैं तो कई बार मिनिस्टर बन चुका हूँ, और मैं 6 बार पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ। यानी मुझे तो आज देश भर में मैं घूमता हूँ तो कोई पूछता ही नहीं है कि तुम एमपी हो नहीं हो, सब सुनते हैं और उससे और चिढ़ते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये दुर्दशा है, मैं क्या करूँ उसके बारे। जो जिनकी जिम्मेदारी है उनसे पूछना चाहिए, मुझसे क्या पूछा गया। आप निर्मला सीतारमण को खड़ा करिए और 10 प्रेस वाले उनको सवाल पूछें, और वो होता नहीं है। और वो अच्छे लोग आएंगे पत्रकारों में तो वो आएगी नहीं, और वो चमचे को लाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, इन ऐसे सब्जेक्ट्स पे तो खैर में मीडिया जो है डिस्कशन भी नहीं करता और करेगा भी नहीं, हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि करेगा। जो मीडिया का हाल मोदी जी ने कर दिया है 11 सालों में, कि अब मीडिया की हिम्मत ही नहीं है कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स को उठा पाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अभी एक स्क्रोल ने स्टोरी की है, आपको याद होगा जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला इशू हुआ तब भी मैंने आपके साथ बातचीत की थी। अब तो स्क्रोल ने एक इन्वेस्टिगेशन किया है कि टाटा ग्रुप ने 758 करोड़ बीजेपी को दिए थे सिर्फ सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए। उसी तरीके से एक मुरुगप्पा ग्रुप है जिन्होंने 125 करोड़ दिया, काइनेस टेक्नोलॉजी उनके तरफ से उन्होंने पैसे दिए हैं। तो ये जो चंदा दो और धंधा लो का जो मॉडल है, ये क्या कर दिया है मोदी जी ने? और मोदी जी तो कह रहे थे ना खाऊंगा अपोजिशन से केस क्यों नहीं फाइल करते हैं कोर्ट में? मैं क्यों करूं हर चीज में? नहीं, आप कुछ करिए, रहते हुए जानना चाह रही हूँ, आप करिए नहीं, मैं आपका व्यू जानना चाह रही हूँ। चंदा दो और धंधा लो का जो मोदी जी का मॉडल है, हो सकता है मैं तो मैं किसी पोजीशन में नहीं हूं इसका सवाल उठाने के लिए। कुछ बोलेंगे तो कहते हैं उनको मिनिस्टरशिप नहीं दिया तो इसीलिए वो बोल रहे हैं। कहाँ अखबारों में मेरा विश्लेषण, मैं जो बोलता हूँ उसका विश्लेषण होता है? तो इसीलिए मैं क्यों इसमें, मैं कहा अच्छा पार्टी को रहने दो, चलने दो, कांग्रेस को आने नहीं देना चाहिए, इसके लिए भी अच्छा है। सर मोदी जी जिस प्लैंक पर जीत कर आए थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आपको लगता है कि मोदी जी बड़े ईमानदार नेता हैं? और ये जो उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया भ्रष्टाचार को, उसको क्या कहेंगे? मैं कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग कहिए, पत्रकार कहें, पब्लिक पूछे, मैं ही पूछूं? आप डर गए मोदी जी से? मैं हाँ वो कह सकते हैं मैं डर गया हूँ, परंतु मैं बोलूंगा तो कहते हैं इसको ईर्ष्या हो गई। आप पहले तो बोलते थे नहीं मिनिस्टरशिप, इसीलिए कर रहे हैं, अपने पार्टी का ही बुराई कर रहे हैं। ये सब मुझे सुनना पड़ेगा? नहीं तो मुझे ये बताइए, आपके मजाक के लिए मुझे ये सब कहना पड़ेगा? इसका मतलब डॉक्टर स्वामी को पार्टी में किसी ने कहा है कि थोड़ा कम बोलिए, क्योंकि आप तो बोलते थे पहले। नहीं बोला, किसी को हिम्मत नहीं है। बोलेगा तो मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। किसी ने आज तक मुझे नहीं बोला है, और बोल भी नहीं सकते, हम इतना पुराने हैं, जनता पार्टी के टाइम से हैं, तो इसीलिए उसमें मत जाइए। सवाल ये है कि मैं उठाऊंगा तो आपके अखबारों में से ही
ये बात निकलेगी। स्वामी का फ्रस्ट्रेशन हो गया, उसको कुछ नहीं मिला, उसको एक कमिटी नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो मिला, जैसे मुझे पहले कभी नहीं कुछ मिला, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा चल होने दो, आज एक ज़माना आएगा जब ये सब बदलेगा, और मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन अब पब्लिक में आप ये तो मानेंगे डॉक्टर स्वामी, आप ये तो मानेंगे कि ये चंदा दो और धंधा लोग का बिल्कुल एक नया मॉडल मोदी जी लेकर आए हैं भ्रष्टाचार का, ये तो आप मानेंगे ना? तो मैं क्या करूं, वो लेकर आए थे, मैं तो सिर्फ इस बात पर आया था कि हिंदुत्व के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमारी पार्टी क्यों आनी चाहिए, क्योंकि हम जो राम मंदिर का था या कृष्ण मंदिर का था या और कुछ थी, इतने शताब्दियों में हिंदू दबे रहे हैं, उनका जो मान है, उसको जो आवश्यकता है उसको पूरी करने के लिए करनी चाहिए, और वो किया ही नहीं। राम मंदिर के लिए भी मेरा पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट में, इसका विरोध मिस्टर मोदी ने किया था उसके चमचे के साथ। इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था कि इसको टाल दिया जाना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात को मानी थी और हम जीते। आपने ये बात मेरे पहले के इंटरव्यूज में भी कही है कि मोदी जी ने विरोध किया था, लेकिन आज तो मोदी जी से बड़ा कोई राम भक्त है नहीं। अभी ध्वजारोहण जिस दिन हुआ, उस दिन उन्होंने क्या कहा कि रोम रोम में हमारे राम बसते हैं, और राम भक्त ऐसा लग रहा था कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो मोदी, इस समय तो मोदी जी से बड़ा राम भक्त कोई है नहीं। आपको लगता है कि मोदी जी इतने बड़े राम भक्त है? पब्लिक इसको विश्वास करेगी तो पब्लिक की नाश होगी। मुझे क्या है, मैंने जो करना था मैंने कर दिया। और वो भी जब अशोक सिंघल मेरे घर में आकर रोए कि मेरा जीवन का था कि राम मंदिर बनना चाहिए और किसी कोई मुझे साथ नहीं दे रहा, आप करिए, तब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में हम जीते, और उसको रोकने के लिए पिटीशन भी। आप कह रहे हैं कि मोदी जी की जो राम भक्ति है वो नकली है, क्योंकि देखिए वो जिस तरीके से बड़ा सा एक सेरेमनी किया उन्होंने, ध्वजारोहण की, इनकम्प्लीट मंदिर था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई 2024 में, उसको लेकर भी आलोचना हुई थी। उस समय भी मैंने नहीं, सवाल ये था जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तब उसमें कूद करके आप ये सब करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। हम इसमें नहीं इसको महत्व नहीं देते। जब हम लड़ रहे थे तब क्या सपोर्ट आपने दिया हमें, मैं पूछने चाहता हूँ। आपने कोई पिटीशन फाइल किया कि ये होना चाहिए? नहीं किया। आपने कुछ सरकार से, जब आप सरकार में आ गए थे, अब एक नोटिस इशू कर देते और कोर्ट की जरूरत ही नहीं होती। तो ये कुछ नहीं किया, बनने के बाद नहीं किया। ये समस्या है मोदी का, और उसमें हम क्यों पढ़ें? क्योंकि हम अकेला खड़े हो जाएं तो कहते हैं कि इसकी फ्रस्ट्रेशन है। तो मेरा तो फ्रस्ट्रेशन है ही नहीं, मुझे तो 1000 चीज़ करने के लिए है और मैं कर रहा हूँ। अभी कोर्ट में कितनी बार मैं जा रहा हूँ, कितने अच्छे कामों के लिए हम जीत रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी की इतनी आप झुककर सुनने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो आप करिए, आप ये हिंदुस्तान की इससे बड़ा कर देंगे, हिंदुस्तान की कर देंगे। अब हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, अमेरिका ने आकर चुप, हम चुप बैठ गए। यानी पाकिस्तान में जाकर के उनकी जो 4 प्रांत हैं उसमें से 3 को तोड़ सकते थे, सब तैयार थे, हमने नहीं किया, क्योंकि कहीं और का चाबी से आप डर गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मोदी जी डर ही चुके हैं। अब तो वो चू भी नहीं करते, पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते। देखिए बिल्कुल, और सब पाकिस्तान के जो अखबार हैं सब मेरे पीछे पड़े हैं जैसे मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ और कुछ बड़ी चीज करने वाला, पाकिस्तान का तो 4 टुकड़ा एक दिन होना ही है। एक 5 था, एक तो टूट गया बांग्लादेश, अब ये 4 में से 4 टुकड़े होने हैं, और वो एक कमी हम कर सकते हैं। उसमें 3 प्रांत तो हमारे पक्ष में है। एक पंजाब जो है
वो कट्टर मुसलमान की है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ये हित में है कि पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना चाहिए, पर ये ठीक है। कोई प्लानिंग ही नहीं है इसमें। हाँ, सर, अब मैं वापस आती हूँ सर कि बिहार का चुनाव हो गया। हर चुनाव के बाद मैं आपसे बात जरूर करती थी, लेकिन आपके बीच में तबीयत ठीक नहीं थी, तो बिहार का चुनाव बीता और उसके बाद सबने ये कहा कि अगर वहां पर ऑपोजिशन की सरकार बनती तो मोदी जी कमजोर हो जाते। लेकिन अब जिस भारी मैंडेट से एनडीए की सरकार बनी है, किसी की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी को अब प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दे। आपने ही कहा था कि वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तो लग रहा है कि 5 साल का वो कार्यकाल भी पूरा करेंगे और 2029 में भी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर स्वामी? नहीं, बनाने वाले तो पब्लिक है, बनाने वाले तो एमपीज एमएलएज हैं, बनाने वाले पार्टी का मेंबर्स हैं, और मैं आशा व्यक्त कर सकता हूँ और हिम्मत कर सकता हूँ। मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे कोई दबा नहीं सकता, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो इसीलिए मैं लगा हूँ और एक दिन सही निकलूंगा। ये तो हमारे इतिहास में जो हुआ है कई बार, जो जो लोग उस समय बोले थे हमारे आज़ादी के आंदोलन में, उसको सब लोग हंसते थे। अब बाद में धीरे धीरे उन्हीं की बात हो गई। तो मैं ये कहता हूँ कि आप राजनीति में आए तो फिर आपका निष्ठा अच्छा है, तो फिर आप देश के लिए क्या अच्छा है उससे बोलना चाहिए। आपका नुकसान हो ना हो, आपकी आलोचना हो न हो, आपको ये हिम्मत होनी चाहिए कि पब्लिक को बताएं ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है, आप डिसाइड कर लीजिए। लोग ये नहीं, अब तो यही मानना है कि मोदी जी तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। अभी जो बिहार की चुनाव के बाद जो विक्ट्री स्पीच थी, उसमें भी उन्होंने बोला कि देखिए अब तो एनडीए का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, बीजेपी और पावरफुल हो गई है। यानी कि उन्होंने एक तरीके से अपनी सुप्रीमेसी पार्टी में स्टैब्लिश कर दी है। और जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं आरएसएस उनको हटा देगा, वो सारी अब बेमानी हो गई बातें। मोदी जी इज मोर पावरफुल देन व्हाट ही वाज, इट सीम्स। ये आपका एनालिसिस है, हमारा नहीं एनालिसिस है। नहीं, हमारा आप मुझे एनालिसिस है बीजेपी गिरना नहीं चाहिए। तो जैसे पहले हुआ था, टुकड़ा होकर के हमारे जो विरोधी हैं वो आ जाएं पावर में। हमें हमारे एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य है, वो है इस देश की जो संस्कृति है, वो जो संस्कृति को दबाया मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने, उस संस्कृति को वापस लाना है। संस्कृत नहीं, को लेकिन आपको ये स्वीकार होगा अगर मोदी जी 2029 में भी कंटिन्यू करेंगे तो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि पब्लिक चाहती है तो तो करो, और आप उसकी परिणाम आपको आएगा तब सोचो। जहां तक मैं हूँ, किस परिणाम से? मैं चाहता हूँ कि एक परिणाम की बात हिंदुत्व कर के रहे मानने वाली पार्टी हैं। एक होनी सेकेंड चाहिए। डॉक्टर स्वामी, आपने कहा कि परिणाम पब्लिक भुगतेगी। आप किस परिणाम की बात कर रहे हैं? क्या परिणाम होगा अगर मोदी जी कंटिन्यू करेंगे? आप अपने इकोनॉमी इस तरीके से चलेगा तो एक जरूर, आज तो दबा के है, पब्लिक को बोल नहीं देती है। जो जो लूट कर रहे थे वो और भी लूट कर रहे हैं। ये सब मैं तो बोलने की ये समय नहीं आया इसके लिए। मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में बीजेपी को रहना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए प्रचार कर रही है। हिंदुत्व के लिए क्यों? क्योंकि 1000 साल के लिए हिंदुत्व को दबाया गया, तो सर संस्कृत हिंदुत्व को लाना की है, संस्कृत को बात सब तो जगह में सर सिखाना है। सर हैं? मुझे ये बताइए, हिंदुत्व की बात तो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन जो अभी नहीं, बेरोजगारी है बात नहीं है वो उसकी नहीं नहीं, क्रियान्वित लोकतंत्र, करेंगे। सर लोकतंत्र लुट रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी जो एनडीए की सरकार है, मोदी और शाह साहब ने चुनाव आयोग को अपने जेब में रखकर और पूरा चुनाव लूट लिया। तो इस जो पर क्या कहेंगे? तो बाकी लोग क्यों चुप हैं? ये कांग्रेस के वाले क्यों चुप हैं? कम्युनिस्ट क्यों चुप हैं? जो इतने पार्टीज हैं वो चुप क्यों हैं? हम्म। क्योंकि सबका एक दस्तावेज है कि तुमने ये किया वो किया। आपको मोदी को
यानी हटाना है या कुछ उसको एक कुछ दिक्कत में डालनी है, तो आपकी पोजीशन एक ग्रुप में अच्छे वो लोगों की होनी चाहिए। तो वो नहीं था। इंदिरा गांधी को भी उस समय मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, ऐसे लोग बहुत थे। सब आए, उन्होंने विश्वास दिलाया, परंतु उन्हीं को धोखा दे दिया और पार्टी को तोड़कर वाजपेयी चले गए, एक अलग पार्टी बना ली। तो मैं ये कहता हूँ कि आज ये सवाल जरूर है, परंतु इस सवाल का ये नहीं है कि मोदी के पास इतनी पकड़ हो गई कि इसको तुम भी सलाम करो। मैं नहीं सलाम करूँगा, कोई नहीं सलाम। जो भी इस भारत की प्रभुसत्ता के लिए हैं, तो वो कभी नहीं हाथ इन्हीं सर, सिर आप झुकाएंगे। मोदी जी को सलाम नहीं करते, लेकिन मीडिया सलाम करता है उनको, जुडिशरी उनको सलाम करती है, आप ही ने उनको बोल पूरा दिया। देश सलाम करता है सिवाय डॉक्टर स्वामी के। ऐसा क्यों? यही है, ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास में आपको बहुत ऐसे मिलेंगे जो एक समय एक ही थे, धीरे धीरे फिर बाद पकड़ते गया। मैं तो उस मैं दिन ये का नहीं वेट चाहता। कर रही हूँ, मैं उस दिन हाँ। का वेट कर रही हूँ, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब डॉक्टर स्वामी अपना मन बदलेंगे और कहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ ग्रेट मैन। हाँ, देखो, इंतजार करते रहो। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि बिहार, आपको नहीं लगता कि मोदी जी अब और ताकतवर हो गए हैं? और अब तो उन्होंने बीजेपी को तो बचा ही लिया डूबने से, उन्होंने एनडीए के कोalition को भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। देखिए, हिम्मत नहीं है आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की कुछ भी बोलने के लिए। लोग अब देखिए, बीजेपी सिर्फ जाति-वाति की बात नहीं करती, वो इकोनॉमी की, इकोनॉमिक्स की भी बात करती है। और भले सही या झूठ हम अपने प्रभुसत्ता के लिए भी बोलते हैं, कई चीज़ें करते हैं। तो हमारे पास और ये पार्टी है, ये वह एक व्यक्ति का नहीं है। तो हमारे लोग उससे ही प्रभावित होते हैं कि कम से अभी तो कम सर, अभी तो बीजेपी मोदी जी के ही इर्द गिर्द है, और तो कोई मुझे दिख नहीं रहा है, ना शाक ना नहीं, अमित बाकी। मोदी का को उतारने के लिए तैयार नहीं है, ये कह सकते हैं। वो उतारने के लिए क्यों, कौन किसको लाना है और कौन फायदा उठाएगा, टूट जाएगा तो क्या होगा, ये चीजें है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इस समय मोदी जी को हटा दिया जाएगा तो बीजेपी टूट जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, जोखिम तो है ही। तो आप वो छोड़ेगा ऐसा इतने दिन सब रहने के बाद, यानी यानी तीन बार जो चुनकर आए हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे निपटने के लिए बहुत सोच करना चाहिए। आरएसएस की जो चीफ है, उसने एक मीटिंग की थी और मीटिंग में कुछ नहीं आया, लोग में प्रचार किया। परंतु वो क्या समझते हैं, एक मीटिंग करके उनका यहाँ गेट आउट। मैं बीजेपी बीजेपी नहीं मानता हूँ, मैं आरएसएस का सरसंघ चालक हूँ, तुम आउट, तुम भी पहले एक प्रचारक थे। ऐसा वो कर नहीं सकते और लोग भी उससे खिन्न हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ सोची जा रही है, बन रही जा रही है। और आप थोड़ा रुकिए इसमें। मोदी इस तरीके से चलेगा, कल कोई स्कैंडल अमेरिका में आ जाए तो मोदी के लिए और भी एक मुसीबत आएगा। नहीं, तो आपको लग रहा है कि अगर मोदी जी का स्कैंडल अमेरिका में प्रूव हो जाता है, नहीं मोदी नहीं जी नहीं को नहीं नहीं, मैं कहूँ ये भी एक जो बात जुड़ जाएगी, क्योंकि कई लोग फोर्सेस लगे हुए हैं जो विदेश में हैं, जो अमेरिका में भी बहुत लोग हैं जो इनको किसी तरीके से गिराने चाहते हैं, और पाकिस्तान तो बहुत लगी हुई है। तो नहीं, तो इसीलिए मैं आप ये सोचता, कह रहे हैं कि अमेरिका के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी को गिराना चाह रहे हैं? अमेरिका बहुत लोग हैं इसको गिराने के लिए। और ये मूर्ख है समझने के कि अमेरिका में बड़ा स्वागत है, कुछ नहीं है। अमेरिका ने कौन लोग हैं सर? जब कौन जब लोग हैं? बहुत जब बड़ी बात जब है। हमारे फौज पाकिस्तान की इन्हीं क्या कर रहे, चार टुकड़ा बनाने की स्थिति में आ गए थे और चले गए थे, इन्होंने रोक दिया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने कहा रोको, रोक दिया।
और फिर उसमें ढंढोरा पीटा। क्यों आप रुके? जो आज़ाद कश्मीर कहा जाता है उसको तो कम से कम ले लेते। अब तो घर चले गए थे, पाकिस्तान तो डरी हुई थी, इधर उधर तितर पुतर चल रहे थे। तो उस समय क्यों आप आगे नहीं बढ़े? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या माने, मोदी डरपोक है, कायर है, या फिर उनके ऊपर दबाव है किसी चीज का, क्योंकि उनकी कोई ऐसी कमजोरी होगी? मोदी जरूर डरपोक है, क्योंकि एक बार मुझे उन्होंने खुद बुलाकर कहा कि अमेरिका में मुझे समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं। उस समय वो जो प्राइम प्रेसिडेंट था, जो लंबा, उसको मैं जानता था हार्वर्ड में जब वो स्टूडेंट थे और मैं प्रोफेसर था। तो उनसे बात करिए और मुझे बचाइए, यहाँ ये लंदन इकोनॉमिस्ट में ये बात आ गई है, मुझे कर। वो अभी उस समय चीफ मिनिस्टर थे और कुछ नहीं थे, इतने डरे हुए थे। तो मैं जानता हूँ कि ये खड़े नहीं हो सकते। नहीं खड़े होते तो वो दिखाना चाहिए था कि पाकिस्तान ने जब हमारे देश में ये जो किया, जो गंद बात की उन्होंने, एक 26 मर्द को उन्होंने गोली से मारी, जब उनके बीवी, उनकी जो पत्नियां देखते रह गए और हम कुछ कर नहीं सके, अंदर गए और वापिस आ गए। नहीं, तो आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है डॉक्टर स्वामी कि मोदी जी ट्रंप के आगे इतने नतमस्तक क्यों हैं? उसका कारण क्या है? महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक जवाब नहीं मिला। गुड क्वेश्चन। कुछ आपको याद है कि जब क्लिंटन आया था, या और उसके पहले कोई था, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसने कहा कि आपका ये पॉलिसी ठीक नहीं है, वो पॉलिसी, तो उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, आई वांट टू। तो उसने, उस प्रेसिडेंट ने इंडिया में रहते हुए हमारे यहाँ आके उसने कहा कि इन्हीं अपने ऑफिसर्स को कहा, जो माइक्रोफोन में आ गया, कि ये इस बुढ़ा को सबक सिखाना होगा। तो सारा प्रचार हो गया उसका। तो वो फिर जाकर माफ़ी मांगा, जो उस समय का जो प्रेसिडेंट था अमेरिका के, उसने मोरारजी को माफ़ी मांगी। तो ये हमारी एक स्थिति थी। हमें ये विदेशियों से, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, हम अपनी बल दिखाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास वो बल है कि हमारे देश में रहते हुए हम कई नुकसान पहुंचा सकते पाकिस्तान को। लेकिन आप बल, डॉक्टर स्वामी, आप बल तब नहीं दिखा सकते जब आपकी कोई कमजोरी हो। मैं वही जानना चाह रही हूँ कि मोदी जी की ऐसी कौन सी कमजोरी है जो मोदी जी ट्रंप के आगे बिल्कुल चुप हैं? बिल्कुल कोई कमी होगी, कोई बात होगी, मैं बताऊंगा। मैं क्यों बताऊं? जो आप पत्रकार हैं, आप जाके पता करिए। आपको पता है डॉक्टर स्वामी? मुझे तो बहुत चीजें पता है, बट मैं बोलूंगा तो कहेंगे प्रूफ क्या है। तो मैं प्रूफ दूंगी कि इसने मुझे, ये आदमी ने मुझे बताया, तो फिर कल से कोई नहीं मेरे पास आएगा। लेकिन आपको मोदी जी के बहुत सारे राज पता है, आप कह रहे हैं? पता है। और आप मोदी जी की और भी पोल खोल सकते हैं अगर चाहें तो। नहीं, मैं पोल खोल ही नहीं रहा हूँ। मैं इसे यही कह रहा हूँ कि ऐसा पॉलिसी होना चाहिए, वैसा पॉलिसी होना चाहिए, इतना ही कह रहा हूँ। मैं कहा हूँ मोदी की खुलासा कर रहा हूँ। मैं कौन सी ऐसी बात निकाली है जिससे मोदी जी को शेम? निजी तौर पर, इंडिविजुअली स्पीकिंग, क्या आप चाहते हैं कि मोदी जी कंटिन्यू करें बतौर प्रधानमंत्री 2029? ये सवाल नहीं है। मैं तो राष्ट्र के हित में बोलूंगा। मैं इंडिविजुअली, मुझे कुछ नहीं है। तो राष्ट्र के हित में है मोदी मैं जी? कल जाकर मोदी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा, तो वो मुझे जो चाहिए तो दे देंगे। डॉक्टर स्वामी, क्या राष्ट्र के हित में मोदी जी का कंटिन्यू करना होगा? राष्ट्र हित की परिभाषा जो है वो मेरा दूसरा है आपसे। मैं अपने पार्टी की तोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होऊंगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर मोदी गए तो पार्टी टूट जाएगी? पार्टी टूटेगी नेचुरली। मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं टूटेगी, बट
पार्टी तो टूटेगी जरूर, क्योंकि अब उसने जो इन लोगों को रखा है वहां। ठीक है, फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि मोदी जी अजर अमर प्रधानमंत्री रहेंगे, जब तक बीजेपी रहेगी मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। अब देखिए वो सब भविष्य में क्या होता है, कौन सी घटनाएं घटती हैं। जवाहरलाल नेहरू की ही धज्जी उड़ गई, एक चाइना ने आकर खत्म कर दिया उसको। हाँ, तो ये पंडित जी, कोई पंडित जी से के बुराई कहने की स्थिति में ही नहीं थे, तो परंतु एक दिन तो चाइनीज ने कर दिया। तो ये ऐसी कभी सोचना चाहिए कि कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं क्यों करूं, कांग्रेस क्यों नहीं करती, और जो पार्टीज हैं ये क्यों नहीं करती, ये क्यों डर जाते हैं। तो ये मैं पार्टी के अंदर बैठ करके मैं करूं आपके लिए, अब सब हिजड़े लोगों को मैं कंधे में बिठा के ले जाऊंगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव टू एंड इट हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वामी फॉर जॉइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। थैंक यू वेरी मच।